A very good morning, class. Today I am here with the new lesson number 10, An Alien Hand. So, uh, before explaining this chapter, I would like to tell you about the basic concept of this chapter कि हम इस chapter में किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. Before you read में देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है. Have you heard of the Viking mission to Mars? Have you heard of the Viking mission to Mars? The National Aeronautics and Space Administration, that is also known as NASA, Viking mission to Mars was composed of two spacecraft, Viking 1 and Viking 2. इसमें ये बताया गया है जो नासा थी, जो नासा एक्चुअली में अभी भी एग्जिस्ट करती है, हमारी इंडिया की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिसर्च वगैरह और इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वो करती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखती है और अपना. तो उन्होंने 1975 में 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे थे जिसमें उन स्पेसक्राफ्ट का नाम था विकिंग 1 एंड विकिंग 2. तो इसको नाम दिया गया था विकिंग मिशन टू मार्स, जिसमें जो दोनों स्पेसक्राफ्ट थे उसमें ऑर्बिटर भी था और एक लैंडर भी था. विकिंग 1 एंड विकिंग 2 ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड अ लैंडर. The primary objective were to obtain images and samples of Martian surface and soil and search for any possible sign of life. अब उन दोनों का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था, जो मेन पर्पस उनका ये था कि उन्हें वहाँ पर जाके इमेजेस कलेक्ट करनी है और सैंपल लेने हैं. मार्शियन सरफेस मतलब यानी कि मार्स की जो सरफेस है, मार्स की जो सतह है, वहाँ पे जाके उन्हें सॉइल पे जाके उनके सॉइल सरफेस पे जाके उन्हें ये पता लगाना है कि कोई लाइफ कि साइंस वहाँ पे पॉसिबल हैं या नहीं है. विकिंग 1 वॉज लॉन्च्ड ऑन 20 अगस्त 1975 एंड अराइव्ड एट मार्स ऑन 19 जून 1976. यानी कि जो विकिंग 1 था वो 20 अगस्त 1975 को यहाँ से इंडिया से लॉन्च किया गया था और कहाँ कब पहुँचा था वो मार्स पर 19 जून 76 में, यानी कि पूरा 1 साल अप्रॉक्स. जैसे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अप्रॉक्स 10 मंथ्स लेटर वो वहाँ पहुँचा था. और विकिंग 2 जो था वो लॉन्च किया था 9 सितंबर 75 में और वो एंटर हुआ था मार्स ऑर्बिट में 7 अगस्त 76 में. ठीक है, तो ये दोनों जो थे ये इस डेट को लॉन्च किए गए थे और इन डेट्स को वो लोग मार्स के ऑर्बिट में एंटर हुए थे. तो आप लोग इन डेट्स को याद रखिएगा. अगर ये चैप्टर से एग्जाम से रिलेटेड जिसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं तो इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. Besides taking photographs and collecting other science data on the Martian surface, the two lander conducted 3 biology experiments to look for possible sign of life. As of now, there is no clear evidence of the presence of living microorganism in the soil near the landing sites. अब इसमें ये बताया गया कि वो वहाँ पे फोटोग्राफ्स और कलेक्शन साइंस डाटा सरफेस बजाय साथ साथ उन्होंने दोनों लैंडर्स थे. एक्चुअली यहाँ पे जो ऑर्बिटर और लैंडर है उनमें क्या डिफरेंस होता है. ऑर्बिटर हम किसको बोलते हैं, जो मार्स के ऑर्बिट में घूमता रहते हैं, और जो लैंडर होते हैं जो मार्स के सरफेस पे जाके वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन और एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं, वो लैंडर होते हैं जो ईजिली सरफेस पे लैंड कर सकते हैं. इसलिए ये दोनों को अलग अलग नाम दिया गया है, ऑर्बिटर एंड लैंडर. तो ऑर्बिटर अलग होता है जो ऑर्बिट में घूमता रहता है, और जो लैंडर होता है वो लैंड पे सरफेस पे इजीली लैंड कर सकता है. तो वहाँ पे उन्होंने 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे ये बताने के लिए कि वहाँ पे जो है लाइफ पॉसिबल है या नहीं है. लेकिन अभी तक कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला है कि वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सॉइल में प्रेजेंट है या नहीं है. मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि वहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये भी कुछ चीज़ पॉसिबल नहीं हुई है पता लगाना कि वहाँ पे कोई लाइफ प्रेजेंट है भी या नहीं. नाउ रीड द स्टोरी. तो अब हम स्टोरी को पढ़ते हैं. टिल्लू एंड हिज पेरेंट लिव बीनीथ द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन. टिल्लू ऐसे एक बॉय है, उसके पेरेंट्स के साथ वो जो सरफेस का प्लैनेट है उसके नीचे रहते हैं आर्टिफिशियल कंडीशंस में. टिल्लू हैज़ हर्ड एंड रेड अबाउट द सन एंड द स्टार, ही हैज़ नेवर सीन देम. तो क्योंकि वो आर्टिफिशियल कंडीशंस में रहते थे इसलिए टिल्लू ने ना तो कभी सन देखा था ना स्टार्स देखा था, सिर्फ उनके बारे में सुना है और पढ़ा है. टिल्लूज फादर गोज फॉर अ वर्क थ्रू अ सीक्रेट पैसेज एंड टिल्लू वांट्स टू नो
ऑल अबाउट इट। अब जो टिल्लू के जो फादर है वो एक सीक्रेट पैसेज में जाके कुछ वर्क करते थे और टिल्लू को जो है बहुत क्यूरियोसिटी थी उस बात को जानने की कि उसके फादर क्या काम करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर। टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे, बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे? बिकॉज दैट्स हिज जॉब टिल्लू, दैट वे as was an underground passage. Tillu's father went every day for a long walk along that passage and every day he came back from that direction. जो टिल्लू है वो अपनी मदर से आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि वो उसकी मदर उसे डांट रही है कि तुम्हें कितनी बार मना किया है कि उस पैसेज में तुम नहीं जाओगे। तो वो बोलता है अपनी मदर से कि पापा तो वहीं जाते हैं डेली। तो उनकी मदर जो है वो बोलती है और समझाती हैं कि ये पापा का काम है इसलिए वो डेली वहाँ जाते हैं, ये एक अंडरग्राउंड पैसेज है और उसी रास्ते से वो वापस लौटते हैं। वॉट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट, ऐसा क्या छुपा है वहाँ पे जो उस रास्ते में, फॉरबिडन रूट यानी कि छुपे हुए रास्ते में। नॉट ओनली टिल्लू बट अ ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक्ड टू नो। टिल्लू ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग जो थे वो ये जानना चाहते थे कि उस छुपे हुए रास्ते में ऐसा क्या है जहाँ पे सब लोग, टिल्लू के फादर जो है वहाँ डेली जाते हैं और उसी रास्ते से वापस आते हैं। टिल्लूज फादर वन ऑफ द सिलेक्ट फ्यू परमिटेड टू गो दैट वे। टिल्लू के जो फादर थे वो कुछ सिलेक्टेड लोगों में से एक थे जो वहाँ पे अलाउ करते थे, यानी कि उनको परमिशन थी कि वो सिर्फ वहाँ जा सकते हैं। द अबव कन्वर्सेशन इनवेरिएबली टुक प्लेस बिटवीन टिल्लू एंड हिज मदर वेन एवर ही इंस्टेटेड ऑन फॉलोइंग हिज फादर। ये वाला जो कन्वर्सेशन है टिल्लू की और टिल्लू की मदर के बीच में ज़्यादातर होता रहता था जब भी वो अपने फादर को उस रास्ते पे जाते हुए देखता था और वो खुद वहाँ जाने की इच्छा रखता था। तो उसकी टिल्लू की जो मदर है वो बार बार उसे डांट के यही समझाती थी। टुडे हाउएवर वाज डिफरेंट। टिल्लूज फादर वाज एंजॉइंग अ सिएस्टा एट होम एंड टिल्लू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज विद सिक्योरिटी गार्ड। देन इन्वेडिंग हिज वॉचफुल आइज मदर्स आइज टिल्लू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। लेकिन आज क्या होता है, आज थोड़ा दिन अलग था। जो टिल्लू के फादर हैं वो घर पे आराम कर रहे होते हैं, एक छोटा सा रेस्ट कर रहे होते हैं लंच के बाद, और जो टिल्लू है उसी टाइम पे मौका देख के जो फादर का सिक्योरिटी कार्ड है उसको चुरा लेता है, मतलब निकाल लेता है और अपनी मम्मी की आंखों से बचकर वो उस रास्ते की तरफ चल देता है, फॉरबिडन पैसेज की तरफ। अ मेटल डोर बैड हिज एंट्री बट टिल्लू हैड वॉच हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू अ स्लॉट। जो मेटल डोर है वो उसका रास्ता रोक रहा होता है एंट्री के लिए, बट टिल्लू ने देखा होता है कि उसके फादर जो है उस कार्ड से कैसे स्लिप उसको डाल के और कैसे उनकी एंट्री हो जाती है। तो वो उस चीज़ को वैसे ही फॉलो करता है जैसे उसके फादर करते थे। ही डिड द सेम एंड द डोर ओपन नॉइजलेसली। और वो वैसे ही फॉलो करता है जैसे उसके फादर उस कार्ड से हेल्प से स्लॉट में डालते थे और वैसे ही गेट खुल जाता है बिना किसी शोर के। अ वेल लिट पैसेज सीम टू बी टू बैक ऑन हिम। अब वो जो छोटा सा रास्ता है वो उसको आगे आगे बढ़ने के लिए रास्ता दे देता है। स्नैचिंग द कार्ड विद हैड come out of another slot in the wall, Tillu started his march along a gentle upward slope, for the passage led from the underground habit to the surface of the planet. अब सेम एक और ऐसे ही बैरियर आता है तो टिल्लू उसी कार्ड की हेल्प से आगे बढ़ जाता है। टिल्लू लुक फॉरवर्ड टू सीइंग द सन if it was daytime or the stars if it was night, about which he had heard and read so much. टिल्लू जो है वो बहुत उत्सुक था, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था अंदर ही अंदर, वो देखने के लिए बहुत ज़्यादा कि अगर दिन होगा तो मैं सन देखूंगा और रात होगा तो स्टार्स को देखूंगा, जिसके बारे में सिर्फ उसने पढ़ा है और रीड किया है। बट अलास दैट वॉज नॉट टू बी। टिल्लू हैड अंडरस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट। इनविजिबल मैकेनिक डिवाइस हैज ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड फोटोग्राफ्स द स्मॉल इंट्रूडर, सेंट हिज पिक्चर टू द फोटोग्राफ्ड to the central bureau where it was thoroughly checked, and before he had advanced 10 paces a strong hand fell heavily on his shoulder. जो टिल्लू है बट ऐसा नहीं है, टिल्लू जो है जहाँ की सिक्योरिटी अरेंजमेंट को अंडर एस्टिमेट करता है, यानी कि उनको हल्का समझता है, लेकिन एक इनविजिबल मशीन मैकेनिकल डिवाइस था जिसकी हेल्प से उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है वहाँ पे, और उसकी फ़ोटोग्राफ जो है एक तरीके से कह सकते हो कि छोटा घुसपैठिया कोई जैसे उस एरिया में आ जाए और उसकी फ़ोटोग्राफ क्लिक करके सेंट्रल ब्यूरो को भेज दी जाती है। जैसे ही वो थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एकदम से एक उसका एक हाथ आता है और एक उसके शोल्डर पे रखते हैं। जेंटली बट फर्म ही वॉज एस्कॉर्टेड बाय द सिक्योरिटी स्टाफ बैक टू एन एंशियस एंड एंग्री मदर। अब जो सिक्योरिटी स्टाफ है वहाँ का आता है और उसे पकड़ के उसे घर वापस ले जाता है, जहाँ पे उसकी मदर जो है ऑलरेडी बहुत गुस्से में होती है। वाइल ही वॉज बींग स्कोल्ड ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर।
Let me explain to him, darling, said his father, who has just got up. If he is properly briefed, he will not do such a thing again. He started to explain. जो उसके फादर हैं, जब उसकी मदर ऑलरेडी उसे डांट रही होती हैं, तो अचानक से कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है कि उसके फादर उसे उसकी मदर को इंटरप्ट करते हैं और बोलते हैं कि मुझे समझाने दो, अगर इसको अच्छे से समझा दिया जाएगा तो ये वाली हरकत ये दोबारा नहीं करेगा. तो वो उसे एक्सप्लेन करते हैं. लिसन टिल्लू, I work on a surface where an ordinary person cannot survive because the air is too thin to breathe and where the temperature is so low that you would freeze to death. देखो सुनो टिल्लू, मैं ऐसे सरफेस पे काम करता हूँ जहाँ पे एक ऑर्डिनरी यानी कि आम इंसान काम नहीं कर सकता या सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो हवा है वो बहुत कम है और जो टेम्परेचर है इतना ज़्यादा है ठंडा कि अगर तुम वहाँ पहुँचे तो इतनी ठंड है वहाँ पे कि तुम ऐसे जम जाओगे और तुम्हारी डेथ हो जाएगी. बट डैडी, हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव? लेकिन आप कैसे मैनेज करते हो, आप भी तो वहाँ डेली जाते हो. बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड इन अ स्पेशल शूट विद अ रिजर्वायर फॉर ऑक्सीजन. आई कैन keep वार्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिजाइन टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सरफेस. वो कहते हैं क्योंकि मैं जो है वहाँ वेल इक्विप्ड सूट के साथ जाता हूँ जिसमें मेरे पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है और वो मेरे को वार्म रखता है जो सूट है, और मेरे के लिए जो बूट्स हैं वो स्पेशली डिज़ाइन करे गए हैं ताकि मैं उस सरफेस पे प्रॉपरली वॉक कर सकूँ. व्हाट्स मोर, आई हैव बीन ट्रेन टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन द सरफेस. और उससे ज़्यादा ये है कि मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है और मुझे सिखाया गया है कि वहाँ पे कैसे वर्क करना है और उस सरफेस पे कैसे सर्वाइव करना है. काफ़ी टाइम तक मेरी ट्रेनिंग भी हुई थी. देयर वॉज अ टाइम वेन आवर फोर फादर्स लिव ऑन द सरफेस क्वाइट नेचुरली. एक टाइम था जब हमारे पूर्वज जो थे, फोर फादर्स उन्हें बोलते हैं, कि वो उस सरफेस पे नेचुरली मतलब आराम से बिना किसी कंडीशंस के, आर्टिफिशियल कंडीशंस के रह लेते थे. इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. ऐसा जो है काफ़ी मिलियन ईयर्स तक हुआ. बट टाइम चेंज, बट समय बदला. द वेरी सन विच हैड प्रोवाइडेड अस विद सस्टेनेंस टर्न हॉस्टाइल. लेकिन जो सन हमें ऑलरेडी बहुत अच्छी एनर्जी और ये सब चीज़ें देता था वो हमारे लिए एक तरीके से कह सकते हो दुश्मन टाइप ही बन गया, हमारे लिए बुरा साबित हुआ. इट चेंज ओनली स्लाइटली बट द चेंज वॉज सफिशियंट टू अपसेट द नेचर ऑफ बैलेंस ऑफ नेचर ऑन दिस प्लानट. जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो नेचर है इस प्लानट का वो चेंज हो गया. फर्स्ट द बस बर्ड्स बिकेम एक्सटेंट, द एनिमल फॉलोड, द फिश कुडंट बियर इट एनीमोर ईदर. सबसे पहले बर्ड्स खत्म हुई, फिर एनिमल्स, फिर जो है लास्ट में फिश भी दिखनी बंद हो गई. वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ अवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी बट वी वर फोर्स टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन. अब देखो बर्ड्स खत्म हो गई, एनिमल्स चले गए, फिश भी चली गई, कुछ भी नहीं बचा. लेकिन हम लोगों ने अपनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी की वजह से, जो हमने टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये सब सारी चीज़ें अपनी बना रखी हैं, उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे बच गए हैं. लेकिन हमें भी अंडरग्राउंड आर्टिफिशियल कंडीशंस में रहना पड़ रहा है. थैंक्स टू सोलर एनर्जी वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल. और उसके लिए थैंक्स सोलर एनर्जी के लिए, यानी कि सोलर एनर्जी कौन है, हमारी सन, उसके लिए थैंक्स कि हमें उसकी वजह से सफिशिएंट पावर हम जनरेट कर पाते हैं जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है बहुत कंफर्टेबल है. बट द मशीन विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन. बट जो मशीन्स हैं उनको हमेशा हमें अच्छी कंडीशंस में रखना पड़ता है. सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस. आई बिलोंग टू द टीम हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू कीप वॉच ऑन देम एंड टू सर्विस देम. लेकिन कुछ जो मशीन्स हैं वो कुछ ऐसी हैं कि उन्हें सरफेस पे रखा गया है जिसकी वजह से उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन पर नज़र रखी जाए और उनकी सर्विस होती रहे ताकि वो हमें प्रॉपर वे से वर्क करती रहे. डैडी, कैन आई जॉइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप? ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू, सेड हिज फादर, बट फॉर दैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू. हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड. तो वो अपने फादर से पूछता है, डैडी, इतना सब बात सुनने के बाद वो अपने फादर से पूछता है कि डैडी क्या मैं इस टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ जब मैं बड़ा हो जाऊँगा? तो उसके फादर कहते हैं ऑफ कोर्स क्यों नहीं कर सकते. और फिर उधर से उसकी मदर बोलती हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन तुम जब भी पॉसिबल है ये सब चीज़ करना जब तुम एक अच्छे लड़के बनो और अपनी पेरेंट्स की बात को मानो. सैड हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड. जैसे कि उसकी मदर हर बार कहती थी. Next day, when Tillu's father went to work, he found the control room full of excitement. People were crowded around the big TV screen. It showed a dot in an otherwise clear background. It is not a star, for it's changing its position. Our computer has given a trajectory for this thing. It's heading towards us, the superior of the last shift explained. A spacecraft, Tillu's father asked, but now he has joined by his teammates on a new shift. So we
थिंक बट इट्स नीड वॉचिंग। जो नेक्स्ट डे जब टिल्लू के फादर जो है वर्क पे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, जो लोग हैं वहाँ पे टीवी स्क्रीन के आसपास वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। वहाँ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि एक डॉट है, ब्लैक ग्राउंड में एक डॉट नज़र आ रहा है। तो सब पूछ रहे हैं कि क्या वो स्टार है, पर वो स्टार नहीं है क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जो कंप्यूटर है वो बता रहा है कि ये जो है पोजीशन चेंज कर रहा है और वो हमारी तरफ बड़ा चला रहा है। ये बातें किसने बताई? जो सुपरवाइज़र था लास्ट शिफ्ट का, यानी कि जहाँ पे वो वर्क होता था वहाँ पे शिफ्ट में वर्क होता था। तो जो पुरानी शिफ्ट का जो सुपरवाइज़र था वो बताता है कि ऐसे ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है वो दिखाई दे रहा है डॉट टाइप का। तो उसके फादर पूछते हैं कि ये क्या स्पेस क्राफ्ट है, टिल्लू के फादर पूछते हैं। तो लेकिन जो सुपरवाइज़र है वो चला जाता है और जो वो है नई टीममेट्स की, जो नई शिफ्ट के जो आदमी थे उनके साथ ज्वाइन कर लेता है। तो वो कहते हैं कि चलो हमें देखने की ज़रूरत है, हम इसमें देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, सो दिस इज़ योर पार्ट 1 एंड आई विल एक्सप्लेन यू द पार्ट 2 इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। So this is for today now, and I will give you another video tomorrow. Okay, so bye bye class, thank you.